Hello student and welcome to the 70th lecture of class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी और आपको पता ही होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स ख़त्म किया है और स्टैटिस्टिक्स के जस्ट बाद वाला चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ऑब्वियस चैप्टर है। क्लास 8 9 में जो हमने पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्लास 12th में है। जो चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स है वो चैप्टर एक्चुअली में क्लास 12th में अच्छा है। तो अगर आप मैथ्स लेते हो आगे जाके तो 11th 12th में आपको प्रोबेबिलिटी डिफ़िकल्ट भी लग सकती है, लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट से अगर बात की जाए प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल चैप्टर होता है ना। उसमें ज़्यादा कुछ एनालॉजी और लॉजिक नहीं होता। सिंपल एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला लगाने के बाद अगर आपकी गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप लगा दिया करेंगे। एक्चुअली में अगर मैं चाहता तो इसको एक लेक्चर में भी ख़त्म कर सकता था, यानी मैं इन वन गो 45-50 मिनट्स के अंदर ही प्रोबेबिलिटी ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन मैं चाह रहा था कि आज के लेक्चर में थोड़ा सा हम थ्योरी को डिस्कस करें और नेक्स्ट लेक्चर अगर हमारा होता है तो उसमें हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेंगे एनसीईआरटी के। आज के क्वेश्चन लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, थ्योरी कुछ ज़्यादा है नहीं और जो है वो आपको पता ही होती है। तो इसके बाद हमारा सरफेस एरिया, वॉल्यूम और कंस्ट्रक्शंस रहता है। तो क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर जो बेसिक डेफिनेशन क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। बेसिकली प्रोबेबिलिटी चांस को कहते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और थ्योरी ऑफ एरर जो भी कुछ है वो बेसिकली चांस को कहते हैं कि कितना चांस हमारा बनता है कहीं पे भी। आज बारिश होनी है या नहीं होनी है ना। कोरोना वायरस की वैक्सीन बननी है या नहीं बननी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बन सकती है कि नहीं बन सकती है, निकाली जा रही है प्रोबेबिलिटी। कितनी प्रोबेबल चांस हैं, कितने प्रोबेबल आउटकम्स हो सकते हैं, केसेस कितने बढ़ सकते हैं, इन सब के ऊपर प्रोबेबिलिटी होती है। तो बेसिकली जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, थियोरेटिकली जो डेफिनेशन है जिसको हम लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे इवेंट से डिफाइंड होता है। इवेंट क्या होता है? इवेंट कुछ भी हो सकता है। इवेंट इज़ एन आर्बिट्री एक्सपेरिमेंट। आर्बिट्री एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आपने आर्बिट्री एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म किया, जैसे आपने डाइस को रोल कर दिया, ठीक है ना। रोलिंग ए डाइस इज़ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टॉसिंग ए कॉइन इज़ एन एक्सपेरिमेंट। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं। टॉसिंग ए कॉइन, रोलिंग ए डाइस, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हैं। अब इन एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम्स निकलता है, जो आउटकम निकलता है ना, जैसे कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आ सकता है? हेड और टेल। और डाइस को रोल करोगे तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकते हैं। तो ये जो आउटकम कहलाता है, जो टोटल आउटकम कहलाता है, उसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, सैम्पल स्पेस। इस आउटकम में से कोई एक आउटकम या कोई सेट ऑफ आउटकम्स को हम इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेड आना, रोलिंग, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग ए कॉइन को तो हमने बोल दिया एक्सपेरिमेंट, है ना। इस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं बोलूँ हेड आना, यानी हेड कम्स, तो ये हेड आना एक इवेंट कहलाएगा, है ना। जैसे कि रोलिंग ए डाइस, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन इवेंट क्या कहला सकता है? गेटिंग ए प्राइम नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग ए नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, ये इवेंट कहलाता है। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो ये होती है कि टोटल सैम्पल स्पेस, यानी टोटल जो आउटकम मिलता है सैम्पल स्पेस, उसको आप मतलब उससे डिवाइड कर दो आप, जो आपका इवेंट्स के अंदर जो स्पेस आता है, इवेंट के अंदर सेट आता है ना। इसको बोलते हैं फेवरेबल। और उसको डेफिनेशन में कैसे लिखा जाता है कि फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम यानी जो आप चाह रहे हो कि प्राइम नंबर आए या हेड आए किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पे, और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पे जो टोटल रिजल्ट आता है उससे आपको डिवाइड करना होता है। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। और बेसिकली ये डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती है, चाहे आप किसी भी हायर स्टैंडर्ड में चले जाओ, डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम। हाँ, उसको निकालने के तरीके बदल जाएंगे लेकिन डेफिनेशन वही रहेगी। ओके, तो ये चीज़ डेफिनेशन है, ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई written as PE is defined as number of outcomes favorable to an event E and number of all possible outcomes of their experiment। बात समझ रहे हैं? तो ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं कुछ, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 5 ऑन ए डाइस। अगर जैसे कि एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि डाइस है, डाइस को आपने रोल किया तो आपको टोटल आउटकम कितने मिल सकते हैं? टोटल आउटकम
टोटल आउटकम आपको मिल जाएंगे 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। और अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, व्हाट इज़ ए गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवन नंबर, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है FO फेवरेबल आउटकम, वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर क्या होता है? 2 4 और 6। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3 हो गए। और टोटल आउटकम कितने हो गए? 6 हो गए। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? हाफ, यानी 50% चांस है। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो अब जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो अगर जब आप कॉइन को टॉस करते हो स्टूडेंट, तो आउटकम कौन कौन से आ सकता है? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ये दो आउटकम हो गए। अब ये कह रहा है कि फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है? हेड आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/2। फेवरेबल अभी भी एक ही आउटकम रहेगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों ही हाफ हाफ आ रहा है। अच्छा, अब आप नोटिस करोगे कि ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम ही दो ही हैं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50% चांस है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि सपोज़ करो कि हमारे पास टोटल आउटकम है, कोई टोटल आउटकम हमारे पास निकल जाता है और हमारे पास फेवरेबल आउटकम ये है। और फिर जो फेवरेबल आउटकम, जैसे टोटल आउटकम हमारे पास कोई आया, टोटल आउटकम मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम हो गया इवन नंबर। तो अनफेवरेबल आउटकम क्या होंगे? टोटल आउटकम माइनस फेवरेबल आउटकम। ये क्या हो जाएंगे? अनफेवरेबल आउटकम। अनफेवरेबल आउटकम जो आपको नहीं चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की हमें पता है, ठीक है ना, और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी भी हमें पता है, तो उन दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। ये आप याद रखना। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट। क्या बोलते हैं? ई डैश का मतलब होता है ई का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है स्टूडेंट, ये समझ लो। मतलब किसी इवेंट के होने को अगर ई बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग एन हेड अगर ई है, ठीक है, तो गेटिंग ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉट गेटिंग एन हेड, नॉट गेटिंग ए हेड। ठीक है, गेटिंग ए नंबर 2 ऑन डाइस अगर ई है, तो नॉट गेटिंग ए नंबर 2 ऑन डाइस क्या हो जाएगा? ई डैश हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर कुछ है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हम अभी और देख लेंगे इसको, लेकिन ये एक मैंने स्टार्टिंग में आ गया तो समझ लिया हमने। अब सपोज़ करो कि हमने डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को एक बार थ्रो किया तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। अब ये चाह रहा है कि नंबर 4 आए। हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? नंबर 4 से बड़ा है। तो नंबर 4 से बड़ा कौन कौन से? 5 और 6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन, देखो इसमें एग्जाम में ऐसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तभी मार्क्स मिलेगा। फिर फेवरेबल आपको ये लिखना है, टोटल में ये लिखना है, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करनी है। तो 2 और 6, तो 1/3 आंसर होगा, तब मार्क्स मिलेगा। सीधा 1/3 लिख दिया तो 0 मिल जाएगा, सीधा 1/3 लिख दिया तो 0 मार्क्स मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, सेकंड पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो लेस देन और इक्वल्स टू में तो 1 2 3 और 4 के बराबर भी आ सकता है, तो 4 इवेंट हो गए। तो क्या आ जाएगा आंसर? 4/6। तो कितना आ रहा है? 2/3। अब आप नोटिस करें कि गेटिंग ए नंबर 4 वो कितना आ रहा है? 1/3। नॉट गेटिंग ए नंबर 4 में क्या आ जाएगा? ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो पूछ सकता था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो मतलब क्या हो गया? नंबर 4 से छोटा। वो कितनी आ रही? 2/3। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए नंबर 4 ग्रेटर देन 4, तो इसका सम 1 आ रहा है। यहाँ से प्रूव भी हो रहा है एग्जाम्पल से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट को हम ऐसे भी कर सकते थे। हमें फर्स्ट पार्ट पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इज 2/6 दैट इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते थे। तो दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए, दोनों तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो इसको वापस से पॉज करके रिवाइंड करिए। और कंसेप्चुअल मिस्टेक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी हो रही, तो लाइव क्लास में पूछिए उसको, व्हाट्सएप पे कॉल करिए, फ़ोन करिए, लेकिन पूछिए इसको। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसको देखिएगा।
फिर जैसे कि अच्छा एक और चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर कार्ड्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। अब कार्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखो कार्ड्स क्या होते हैं। कार्ड्स होते हैं जो ताश के पत्ते होते हैं, उसमें 4 तरह के सेट होते हैं। एक सेट कहलाता है हार्ट्स का, एक सेट कहलाता है स्पेड का, एक सेट कहलाता है डायमंड्स का, एक सेट कहलाता है क्लब्स का। अब इसमें 2 कलर्स में होते हैं ये, रेड और ब्लैक। हार्ट और डायमंड रेड सेट में कहलाते हैं और स्पेड और क्लब्स ब्लैक सेट में कहलाते हैं, ठीक है। टोटल ये 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये 52 कार्ड्स हैं। अब 4 सेट हैं तो चारों सेट में इक्वल कार्ड्स होते हैं, यानी 13 ऑन ईच सेट। हर सेट में कितने कार्ड होंगे? 13 कार्ड होंगे। उनकी नंबरिंग कैसे होगी? एक हर सेट में इक्का कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं एस, ठीक है। ये कार्ड जो ए नंबर वाला है ना, इसको हम बोलते हैं एस, इक्का भी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद ए नंबर के बाद फिर 2 से लेकर 2 से लेकर 10 तक की नंबरिंग होती है। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर सेट में, ईच 13 सेट में 13 कार्ड होंगे ना। तो ये ए से लेकर 10 तक तो कितने कार्ड हो गए? 10 कार्ड्स हो गए। उसके बाद एक होता है जोकर, जिसको हम जैक भी बोलते हैं, एक होता है क्वीन और एक होता है किंग। ये टोटल 13 कार्ड्स बनते हैं। देखिए पिक्चर भी यहाँ पे दे रखी है, तो पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है किंग, क्वीन, जैक और एस, और फिर 2 3 से लेके 10 तक के नंबर। तो टोटल हर सेट में ऐसे 13 कार्ड्स हो जाएंगे। अब इसमें किंग और क्वीन और जैक, किंग क्वीन जैक को हम कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। इनके ऊपर फेस बने हुए होते हैं। बेसिकली किंग का फेस बना होगा, क्वीन का फेस बना होगा, जैक यानी जैकर जोकर का फेस बना होगा। इनको फेस कार्ड कहते हैं। तो अगर हम टोटल फेस कार्ड की बात करें, टोटल फेस कार्ड की, तो हर सेट में कितने? 3 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 फेस कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। और हर सेट में एक किंग होता है, हर सेट में एक क्वीन होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल रेड किंग कितने हो जाएंगे? टोटल रेड किंग, तो टोटल 2 ही रेड होते हैं, तो हर सेट में एक होता है, टोटल 2 रेड किंग हो जाएंगे। और टोटल 2 क्वीन भी रहेंगे, टोटल 2 जैक भी रहेंगे ब्लैक इसके अंदर। लेकिन टोटल अगर ओवरऑल बात की जाए, 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगे, 4 जैक होंगे, 4 एस होंगे। हर नंबर 4 बार होगा, ओके। तो ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सपोज करो कि 1 कार्ड इज ड्रॉन अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स के वेल शफल्ड यानी बहुत अच्छे से उसको मिक्स किया हुआ है, शफलिंग की हुई है अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता हो कि कौन से नंबर पे कौन सा कार्ड है, राइट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तो अपने को पता है कि फेवरेबल अपॉन टोटल। तो एस अपने को पता है कि टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। टोटल आउटकम तो हो गए 52। एस कितने होते हैं? हर सेट में कितने एस होते हैं? 1। तो टोटल एस कितने हो गए? 4। तो फेवरेबल कितना है? 4। तो 4/52 से ही आ जाएगा 1/13। अब ये तो हो गई गेटिंग एन एस। नॉट गेटिंग एन एस, ठीक है। गेटिंग एन एस की प्रोबेबिलिटी तो हो गई, सपोज करो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस कितना हो जाएगा? ये हम बता चुके हैं आपको। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 12/13। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नॉट एस की प्रोबेबिलिटी आप सोचो कि टोटल आउटकम तो वही रहेंगे 52, लेकिन इस बार फेवरेबल हमारे पास 48 हो जाएंगे। 4 एस को निकाल दो, है ना। एस नहीं चाहिए ना, तो बाकी चारों एस को निकाल दो, कितने बचेगा? 48। तो यहाँ से भी 4 12 या 4 13 से 12/13 आ रहा है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपसे, तभी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ईजीनेस आएगी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 प्लेयर्स हैं, संगीता एंड रेशमा, प्लेज ए टेनिस मैच। 2 प्लेयर हैं जो टेनिस मैच खेलती हैं। इट इज़ नोन डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग ए मैच। तो संगीता अगर मैच को विन कर जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.62, है ना। अब दो ही प्लेयर हैं, सपोज करो संगीता और रेशमा ही प्ले कर रही हैं। रेशमा और संगीता ही प्ले कर रही हैं। तो अगर संगीता जीतती है तो रेशमा को हारना पड़ेगा, और अगर रेशमा जीतती है तो संगीता को हारना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.62। तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी कि वो जीती नहीं? 1 - 0.62, डेट कम्स आउट टू बी
48.48, ठीक है, आई थिंक 0.38, राइट, हाँ 0.30, 10 - 2 8 और फिर 9 - 6 0.38। तो ये संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो संगीता अगर जीतती है तो कौन हारता है? रेशमा। तो रेशमा की हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.62। बात समझे? संगीता अगर जीतती है तो कौन हारा? रेशमा। तो रेशमा की हारने की और संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। भाई मैं ऐसे बोलूँ संगीता जीत जाए, इसके कितने % चांस है? या फिर मैं ये बोलूँ कि रेशमा हार जाए, इसके कितने % चांस है? भाई रेशमा हारेगी तभी तो संगीता जीतेगी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। और रेशमा अगर संगीता हार जाती है तो रेशमा को जीतना पड़ेगा। तो अगर संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी 0.38 है तो रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 0.38। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज 0.38। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, है ना। इसमें आपको ये फॉर्मूला बार बार समझा रहा हूँ कि किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो वहाँ से ये लिख रहे हैं 1 - 0.62। किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने का सम 1 होता है, प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आने वाली है आपके, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम बता ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 मार्बल्स 4 रेड मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए? अगर आप देखोगे तो 3 ब्लू हो गए, 2 वाइट हो गए और 4 रेड हो गए। तो टोटल मार्बल्स हो गए आपके पास 9 मार्बल्स। अभी कह रहा है कि एक मार्बल को निकाला गया तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आपका 2 है और टोटल 9 है, 2/9 हो जाएगा। ब्लू आने की 3/9 हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 1/3। और रेड आने की 4/9 हो जाएगा। फेवरेबल कितना है? रेड में 4 है, टोटल कितना है? 9 है। सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। कुछ क्वेश्चंस में बस आपको लॉजिक थोड़ा सा लगा लेना होता है, आपकी एनालॉजी जो मेंटल एबिलिटी की स्किल्स है ना, बस वो लगाना होता है। जब हम एनसीईआरटी के मिसलेनियस से क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे बस देख लेंगे, बाकी तो ईजी होते हैं क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। ये भी हो रहा होगा आपसे, ये सॉल्यूशन है उस क्वेश्चन का। देखिए, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, से ₹1 एंड से अनदर ₹2। तो 2 कॉइन वो टॉस करती है हरप्रीत। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड? अच्छा, अगर वो 2 कॉइन टॉस करती है एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ, यानी एक हाथ में और दूसरे हाथ में दोनों को उसने टॉस किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों में ही हेड आ जाए। टोटल आउटकम लिख रहे हैं हम, सैम्पल स्पेस लिख रहे हैं, ठीक है, सैम्पल स्पेस लिख रहे हैं। तो टोटल आउटकम का मतलब सैम्पल स्पेस। तो पॉसिबल है कि दोनों ही टॉस में, दोनों ही कॉइन में क्या आ जाए? हेड आ जाए। एक साथ कह रहे हैं ना, इसलिए एक साथ आउटकम लिख रहे हैं। या ये पॉसिबिलिटी कि पहले में तो हेड आए, दूसरे में टेल आ जाए। या ये पॉसिबिलिटी कि पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आ जाए। या ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों में ही टेल आ जाए। बात समझ रहे हैं? इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हो तो टोटल आउटकम कितने आते हैं? 2। तो 2 कॉइन को टॉस करोगे तो 2 × 2। 3 कॉइन को टॉस करोगे एक साथ तो 2 × 2 × 2 आउटकम आएंगे। इसी तरह एक डाइस को अगर रोल करते हो टोटल आउटकम 6 आते हैं। 2 डाइस को एक साथ रोल करोगे तो टोटल आउटकम 36 आएंगे, 6 × 6। कैसे? वो आउटकम ऐसे लिखे जा सकते हैं कि पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। पहले डाइस में 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। पहले डाइस में 1 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए। ऐसे चलते चलते पहले डाइस में 1 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए। या फिर पहले डाइस में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए। पहले डाइस में 2 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए। पहले डाइस में 2 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए। ऐसे करते करते 2/6। फिर ये करते करते पहले डाइस में 6 आ जाए, दूसरे में 1, और ये टोटल 36 आउटकम ऐसे बन जाते हैं। ये तो डाइस के मैंने बता दिया जस्ट फॉर द नॉलेज से। फिर यहाँ पे क्या है कि 2 कॉइन को टॉस किया गया, 3 भी नहीं, 2। तो 2 कॉइन में 2 टोटल स्पेस, तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए। तो फेवरेबल अपन देखना पड़ेगा, लेकिन टोटल तो 4 है, कम से कम एक हेड तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ तो 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक हेड आ रहा है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 3/4। अगर इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ये होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, तो भी आंसर कितना होता? तो आंसर होता 1/4। यानी एटलीस्ट 1 हेड अगर हम निकाल पा रहे हैं, तो नॉट गेटिंग एन एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होगा कि एक भी हेड नहीं आया। तो उसका मतलब क्या हो गया? सारी टेल्स आ जाएं, तो वो 1 - 3/4 होता, ठीक है। तो इसका आंसर तो 3/4 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लीजिए। ये कह रहा है कि इन ए म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट टाइम विद इन 2 minutes आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग।
एक म्यूज़िकल चेयर गेम है, ठीक है। उसको एडवाइस किया गया है कि म्यूज़िक को जैसे ही बंद कर दो वैसे ही बंद कर दो विद इन द 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट प्लेइंग, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि अपन पिलो को पास कर रहे होते हैं, जैसे ही म्यूज़िक स्टॉप होता है जिसके पास पिलो रह जाती है वही मतलब कुछ होता है उसके में। तो वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट हाफ मिनट में ही प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये सॉल्व वाले क्वेश्चन जितने भी हैं मैंने आप लोग के लिए होमवर्क निकाले हुए, तो इसको सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिए, मुझे पता चलेगा कि ग्रुप पे डालिए इस क्वेश्चन को, मुझे पता चलेगा कि किस किस लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और नहीं आएगा तो फिर मैं लाइव क्लास में सॉल्व कर दूंगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके। ये क्वेश्चन है, मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। यहाँ पे रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं मतलब आपका वो हो गया है, यानी ये पूरा रीजन जो है ना रेक्टेंगुलर रीजन, ये पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं आपका हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। अब ये जानना चाह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक में क्रैश हुआ। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, लेकिन फिर भी चलो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल आउटकम आपके पास क्या है। प्लेन तो यहाँ पे कहीं भी लैंड हो सकता है, तो टोटल आउटकम आपका यानी टोटल एरिया, ये टोटल आउटकम हो जाएगा, यानी 9 × 4.5 ये आपका टोटल आउटकम हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड। और फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल में आप ये देखेंगे ये लेंथ कितनी आएगी, 4.5 में से 2 माइनस कर देते तो 2.5, और 9 में से 6 माइनस कर देते तो 3 आ जाएगी। तो फेवरेबल कितना हो जाएगा, 3 × 2.5। बात समझ रहे हैं। तो 5 ज़ा 5 9 ज़ा, तो ये हो जाएगा 15/81, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। वैसे होमवर्क में था वो क्वेश्चन भी, तो वो आप कर लीजिएगा। फिर है 2 डाइस 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम। तो यही वो क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था कि पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, इसी तरह चलते चले जाओ, लास्ट में आएगा, लास्ट में 6,1 6,2 और 6,6। ये भी होमवर्क में लीजिए आप। इसमें मैं आपको बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको थोड़ा सॉल्व करना है। इसमें सॉल्व करने वाला ऐसी कुछ है ही नहीं। पहले पार्ट में देखो ये कह रहा है कि सम ऑफ द 2 नंबर्स, यानी टोटल आउटकम तो कितने हो गए 36। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि कह रहा है कि फेवरेट आउटकम ऐसा होना चाहिए कि दोनों डाइस पे नंबर ऐसे आने चाहिए जिसका सम 8 होना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है, देखो पहले पार्ट में तो कहीं सी का भी सम नहीं आ रहा है, तो 2,6 हो सकता है दूसरी लाइन में, है ना। 2,6 कहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा। और कैसे बन सकता है, 3,5 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4,4 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 5,3 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 6,2 हो सकता है। तो ये 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल कितने हो गए, 5/36 आंसर हो जाएगा। सम ऑफ द नंबर 13, तो 13 के लिए भी आप देखो कि अगर 6 है, ठीक है, अगर एक डाइस पे 6 आ गया तो दूसरे डाइस पे 7 आना चाहिए तभी तो 13 हो सकता है, लेकिन 7 तो कभी डाइस पे आ ही नहीं सकता है। तो 13 तो कभी भी किसी भी 2 नंबर का सम नहीं आ सकता, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल्स टू 12, तो लेस देन और इक्वल्स टू 12 तो हमेशा ही आएगा। अगर पहले डाइस में 1 1 आ गया तब भी लेस देन 12 है, और इक्वल्स टू 12 यानी दोनों डाइस पे 6 6 आ जाए तब भी 12 है। तो ये तो 100% है, ऑल 36, यानी 36/36 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है प्रोबेबिलिटी के तो प्लीज़ आस्क मी डैट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर्स है, ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको होमवर्क में कंप्लीट करें, ये क्वेश्चंस भी लिख लें। ये हम एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे तो इसको भी होमवर्क में लिखें। ये सब मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए निकाल रखा है। ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन करें, मुझे इसका काम चाहिए पूरा, ठीक है। ये भी होमवर्क में है और ये होमवर्क में है। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के। तो बस यही चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी की समरी यहाँ पे यही रहेगी कि फेवरेबल अपॉन टोटल। ये हम कह चुके हैं कि किसी भी इवेंट की 100% होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% है, दैट इज 1, ठीक है। जैसे कि एक कॉइन है, दोनों तरफ ही उसके हेड हो,
तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 100%, डेट इज़ 1। और अगर किसी कॉइन के दोनों तरफ हेड हो तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। इम्पॉसिबल है, मेरा टेल आ ही नहीं सकता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, ये हमेशा याद रखना। ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। तो श्योर इवेंट किसे कहते हैं कि वो सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, कभी कभी ये लैंग्वेज में आता है, ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाएगा कि सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कि सर्टेन है वो होना ही होना है, वो 1 है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा। किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, कम से कम 0 हो सकती है, ना 1 से ज़्यादा होगी ना 0 से कम होगी, ठीक है। एन इवेंट हैविंग एन ओनली 1 आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट के बारे में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, तो उसका एक ही आउटकम होता है, ठीक है ना। जैसे हेड, सॉरी, जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, उसमें सिर्फ आउटकम ही एक है। जैसे कि कैसे समझाऊं आपको, कि सपोज़ करो कि आपने ग्लास से पानी, ग्लास को उल्टा कर दिया, फुल जो पानी से भरा हुआ ग्लास उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इसमें एक ही इवेंट होगा कि पानी नीचे ही गिरेगा, ऐसा है नहीं कि पानी बचेगा ही नहीं। तो इसको आप समझोगे कि इसमें किसी भी इवेंट के अंदर अगर एक आउटकम आता है उसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉम्प्लीमेंट और किसी चीज़ के होने की और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, उनका सम 1 होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप अच्छी बात अगर आपने पहले से करके आ जाओ तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज़ मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी का वैसे भी लूँगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर एंड बाय।